हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? गुड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गौर फ़िक्र। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक फिनोमेना की विद इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जिसका नाम है साई, PSI। ये PSY वाला नहीं है जो जिसने गंगनम स्टाइल गाया था। दिस इज़ अ डिफरेंट फिनोमेना ऑल टुगेदर। अब आप लोगों को पता होगा कि साई का जो सिंबल है, एक तरीके से वो साइकोलॉजी का सिंबल भी कहा जाता है उसको एक तरीके से। लेकिन जब हम लोग साई की बात करते तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको कॉइन करा गया था बाय पैरासाइकोलॉजिस्ट। अब पैरासाइकोलॉजी क्या है आप लोग ये पूछेंगे। वेल यू सी, पैरासाइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। बहुत ही ऑब्वियस हो गया है तो, लेकिन इसके बाद आप ये समझने की एक मिनट कोशिश करिए कि पैरासाइकोलॉजी के अंदर आता क्या क्या है। वेल आप सबसे पहले ये देख सकते हैं कि क्या आप अपने दिमाग से किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं, क्या आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट मूविंग योर लिप्स, विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ जेस्चर्स या किसी भी टाइप का वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ अपने दिमाग से ही। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? अब ऊपर से अगर आप मेरी तरह थे तो अगर इसको पढ़े बिना आपने फ़ौरन कह दिया होगा कि हाँ भाई ये सब तो बकवास है, ये सब नहीं होता, ये सब लोग ऐसे ही करते रहते हैं, झाड़ फूक कर जादू टोना करते रहते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वेल यू सी, एक टाइम था जब मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट फिर मैं अपनी किताब लग रहा था। वेल यू सी, एक टाइम था जब मुझे भी यही सेम फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर एक किताब है जिसका नाम है एटकिंसन एंड हिलगर्ड। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी लिखी है, पूरी की पूरी बेहतरीन किताब है। अगर आपको बेसिक्स समझने हैं साइकोलॉजी के और आप वीडियो के थ्रू नहीं समझ पाते हैं, यू आर मच मोर ऑफ अ रीडर, देन आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट बुक। बट बिसाइड्स दैट उन लोगों ने एक पॉइंट उसके अंदर मेंशन किया था कॉन्शियसनेस वाले चैप्टर में। बट बिसाइड्स दैट एक चैप्टर है कॉन्शियसनेस, बट बिसाइड्स दैट एक पूरे का पूरे चैप्टर है उस किताब के अंदर जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस की थ्योरीज बताई गई हैं, ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है। जैसे कभी आप ड्रग्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या हिप्नोटाइज हो जाते हैं कुछ लोग, तो वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। तो उसी के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक था जिसका नाम था साई। और साई इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ बीइंग एबल टू कम्युनिकेट समथिंग या फिर मूव समथिंग टेलीकाइनेटिकली या फिर बाय यूजिंग टेलीपैथी। और उसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इसमें कोई भी फिज़िकल या बायोलॉजिकल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा होता। मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। यू सी कि एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट हुई बिटवीन टू पीपल, हाइमन और जहाँ तक मुझे याद है एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जिसका नाम है द गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली एक कमरे में इन लोगों ने एक सेंडर को बैठाया, दूसरे कमरे में एक दूसरे इंसान को बैठाया जो कि रिसीवर था। अब जो सेंडर था उससे कहा कि उसको ढेर सारी इमेजेस दिखाई और उससे कहा कि इसमें से किसी को चूज़ करो और ऐसे सोचो कि जैसे तुम उसे रिसीवर को अपने दिमाग से भेज रहे हो। रिसीवर के पास क्या, रिसीवर को 4 ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। और उससे कहा गया कि जो तुम्हारे दिमाग में कुछ देर पहले चल रहा था, मान लो जो भी ख्याल आ रहे हो, उन चारों में उन सारे ख्यालों में इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी इमेज उसे परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। और उन 4 इमेजेस में थे, एक इमेज वो थी जो कि सेंडर जो था वो डिस्क्राइब कर रहा था। एंड वंस दैट हैपन्स द रिसीवर एक्चुअली मेड द राइट प्रिडिक्शन 38% ऑफ द टाइम। ना आप लोग सोच रहे हो 38% से ज़्यादा नहीं है यार, 38% में क्या होता है। इसे ऐसे समझने की कोशिश करिए कि 4 ऑप्शंस थे, दैट मीन्स बाय चांस कोई भी अगर मान लीजिए चांस का इसमें फैक्टर ज़्यादा हो रहा होता तो वो 25 पे रुक जाना चाहिए था, राइट। 25% चांसेस को हम लोग कहते हैं कि ठीक है भाई लक हो गया, प्रोबेबिलिटी थी। स्टेटिस्टिकली आप कहेंगे तो सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आएगा अगर सिर्फ 25% ऑफ द टाइम ये हो रहा था, बट इट हैपेंड 38% ऑफ द टाइम। That is something very significant and that is quite significant as compared to other fields in social sciences. Social sciences के अंदर हमें 0.38 का भी मिल गया, मतलब एक तरीके से 0.38 का मिल जाना इज़ अ लॉट, राइट। तो हम लोग काफ़ी खुश हो गए एक तरीके से इसको देख के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चांस की बात हो रही है। अब आप लोग कहेंगे कि यार ठीक है 38% ऑफ द टाइम ही तो था, 38% में क्या हो रहा है, 50 थोड़ी है। आप ये भी तो समझिए कि 4 ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस में से अगर चांस का कोई फैक्टर होता
तो 25% ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स होना चाहिए था, बट इट वेंट अप टू 38। इसको अगर आप 2 चॉइसेस के बीच में एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये 50% से ज़्यादा आएगा एंड सिग्निफिकेंटली ज़्यादा आएगा, यानी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हियर। अब यहाँ पे आके डिबेट शुरू होता है बिटवीन पैरासाइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एक डिबेट शुरू होता है पूरा का पूरा हाइमन और हैमिल्टन के बीच में। तो हाइमन और हैमिल्टन 2 साइकोलॉजिस्ट थे, एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था, दूसरा जो था वो पैरासाइकोलॉजिस्ट था, और उन लोगों के बीच में गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट को लेकर डिबेट शुरू हुए। पहला क्रिटिक उठाया गया, भाई साहब ये तो सिर्फ एक बार में हो गया, बाकी रेप्लिकेबिलिटी अगर आप उठा के देखेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट की नहीं हो पा रही है। मतलब कि अगर वही लोग, मैं ये भी नहीं कह रहा दूसरे लोग, वही लोग अगर यही एक्सपेरिमेंट सेम सब्जेक्ट्स के साथ भी टेस्ट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इनसिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेटा एनालिसिस करके देख लेते हैं। अब आप लोग पूछेंगे मेटा एनालिसिस क्या होती है। यू सी, जब बहुत सारी स्टडीज़ हमारे पास इकट्ठा हो जाती हैं तो इवन दो इंडिविजुअल स्टडीज़ के अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं एक्यूमुलेट हुए होंगे, अगर हम उन सारी स्टडीज़ को एक साथ देखेंगे तो उनका जो टोटल स्कोर होगा वो सिग्निफिकेंट हो सकता है। और इसीलिए गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट इज़ वन सच एक्सपेरिमेंट जो कि रेप्लिकेट करना तो मुश्किल है, लेकिन मेटा एनालिसिस के बाद जाके भी उसके जो रिजल्ट्स थे वो सिग्निफिकेंट ही रहे। दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है कि भैया हो सकता है इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड स्टडीज़ हुई हों, यानी कि स्टडीज़ के अंदर सही से कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के साथ काम ना किया गया हो। ये तब बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट हो सकता था अगर हम ये बता पाते कि इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड स्टडीज़ के वजह से जो पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन द राइट हिट, आप एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि रिसीवर ने सही इमेज को पिक किया जो सेंडर ने चूज़ करी थी, अगर वो बढ़ रहा होता तो हम लोग बहुत क्लियर कट ये बोल सकते थे कि हाँ भैया इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड स्टडीज़ की वजह से ही ये कोरिलेशन आ रहा है। लेकिन कुछ इनएडिक्वेटली कंट्रोल्ड स्टडीज़ ऐसी भी थी जिनके अंदर ये कोरिलेशन और घट गया, और कुछ स्टडीज़ ऐसी थी जो कि बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल थी, जैसे कि इन लोगों ने कंप्यूटर के साथ भी एक पूरी स्टडी करी थी, गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट करने की कोशिश करी थी। एंड ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बेहतर और फाइन ट्यून्ड इक्विपमेंट था, तो यानी कि उसके अंदर और भी बेहतर कंट्रोल था, और उसके अंदर कोरिलेशन फिर से सिग्निफिकेंट आ गया। तो यानी कि अब ये डिबेट भी आप नहीं कर सकते कि भैया हो सकता है कि कंट्रोल्ड और नॉन कंट्रोल्ड स्टडीज़ के चक्कर में कुछ यहाँ पे घपला हो रहा हो। तीसरा एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं द फाइल ड्रॉअर इफेक्ट, जो बेसिकली ये होता है कि लोगों का जब कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट आ जाता है तो वो उसे जल्दी जल्दी जाके पब्लिश कराते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नल हाइपोथेसिस प्रूव हो गई, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि आपने एक लिया कि हम ये प्रूव करने चल रहे हैं या फिर हम ये आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करने चल रहे हैं, और उसका उल्टा अगर प्रूव हो जाता है मान लीजिए, तो लोगों को थोड़ा सा शेम टाइप का लगता है, वो कहते हैं कि यार ये हम पब्लिश नहीं करेंगे, हम लोगों का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। ऑल्दो साइंस के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट कभी सही से फेल नहीं होता है। अगर आपकी नल हाइपोथेसिस भी आ रही है, यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड एंड यू आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू पब्लिश दोज रिजल्ट्स इन एनी वे, बिकॉज वो कभी ना कभी आगे जाके किसी ना किसी और की स्टडी को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई हो सकता है फाइल ड्रॉअर इफेक्ट हो रहा हो। मान लीजिए तो सिर्फ 20 या 30 स्टडीज़ अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है सिर्फ वही स्टडीज़ हो जिनके अंदर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आए हों। तो उसका एक बहुत ही ईजी आर्ग्यूमेंट ये निकला कि भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, पैरासाइकोलॉजी छोटी सी फील्ड है, सब लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि अच्छा ये इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, टू दी लेवल कि जितनी मेटा एनालिसिस हुई हैं उनके अंदर अनपब्लिश्ड स्टडीज़ का डेटा तक ले लिया गया था बहुत बार। और अगर अनपब्लिश्ड स्टडीज़ का जो इम्पैक्ट होता वो या फिर नंबर था वो इतना ज़्यादा होता कि वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहा होता हमारे रिज़ल्ट को, जो हमने मेटा एनालिसिस के अंदर से निकाला था, जो हमने पाया था कि भाई जो गैंसफील्ड एक्सपेरिमेंट है उसका रिज़ल्ट जो है वो तो सिग्निफिकेंट है, यानी हाइपोथेसिस एक तरीके से यहाँ पे हमारी सपोर्ट हो रही है, राइट। तो अगर अनपब्लिश्ड स्टडीज़ का नंबर इतना ज़्यादा था कि भाई वो उसको इफ़ेक्ट कर रही होती स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली, तो हम लोग ज़रूर कह सकते थे कि हाँ भैया फाइल ड्रॉअर इफेक्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर काम कर रहा होगा। लेकिन अफसोस ऐसा भी नहीं है, बिकॉज वी डू हैव अ रफ एस्टिमेट कि कितनी अनपब्लिश्ड स्टडीज़ रही हैं, और उनका नंबर चाहे वो सब के सब एक तरीके से आप लगा भी दें उसके अंदर, राइट, आप एक तरीके से डेटा में एंटर भी कर दें, अगर उन्हें मान ली वो पब्लिश भी हुई होती तब भी वो डेटा को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको और मुझे क्या करना चाहिए? क्या हम ये कह दें कि भैया ठीक है टेलीकिनेसिस होती है, टेलीपैथी होती है,
वेल नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक इसको और भी ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत है, फर्दर एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर करने चाहिए। पैरासाइकोलॉजी की जो फील्ड है वो दिन ब दिन एडवांस करती जा रही है, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी वेयर दिस गोज़, बिकॉज इससे पहले मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था रिगार्डिंग पैरासाइकोलॉजी एंड ये पूरा का पूरा जो डेटा था, मैं अब भी डेटा पे पूरी 100% तरीके से बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कोरिलेशन इज़ नॉट कॉजेशन। एक तरीका होता है कि भैया कितना इम्पैक्ट रहा होगा इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, but I do trust these scientists who in their best interest and in our best interest have tried to publish honest scientific findings. But I would say कि we should keep our minds open, we should keep our brains open, and we should let's hope कि बाद में जाके साई का कभी फिनोमेना हो जाए, हो सकता है फिर मुझे YouTube पे वीडियोस भी पब्लिश ना करना पड़े, क्योंकि I could just simply transmit them using my brain to yours, and maybe that's what Neuralink is about to do. Well, we'll see about that. Let's hope Elon Musk does it right away. That's all for this one, guys. I hope you enjoyed. Take care.